अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 73 डायलॉग रिहर्सल। लैला उसकी डांट सुनकर कुछ और नर्वस सी हो गई। उसने सामने खड़े कबीर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अब भी उतना ही ठहराव था। उसने ओके कहकर एक बार फिर से स्क्रिप्ट देखी, लेकिन उस लंबे चौड़े डायलॉग को देखकर ही उस पर बदहवासी छा गई थी। फिर उसके बाद दसियों शॉट्स देने पर भी लैला वो डायलॉग डिलीवर ही नहीं कर पाई। सुजॉय उस पर जब खूब गुस्सा करने लगा तब कबीर ने कहा, लैला की शूटिंग आज छोड़ देते हैं, तुम ऐसा करो मेरे सोलो शॉट्स ले लो। सुजॉय ने गुस्से से लैला को देखते हुए ओके कहा और कबीर की शूटिंग होने लगी। लैला ने महसूस किया कि कबीर के डायलॉग स्क्रिप्ट से मैच ही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सुजॉय सारे शॉट्स ओके किए जा रहा था। वो वहीं खड़ी कबीर की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर रही थी कि तभी शॉर्ट ब्रेक के लिए अनाउंसमेंट हुआ। कबीर कैमरे के सामने से हटकर लैला के पास चला आया और बोला, 2 घंटे में इधर से फ्री हो जाऊंगा, तुम तब तक वेट कर लो, फिर हम मेरे घर चलते हैं। ये कहते हुए कबीर की नजरें दूसरी तरफ थी, जबकि लैला ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कबीर उसे अपने घर आने के लिए क्यों कह रहा था। क्या अम्मा की बात अब सच होने जा रही थी कि यहाँ काम से पहले लोग अपनी हीरोइन को इस्तेमाल करना जरूरी समझते हैं? कबीर की बातें लैला के लिए काफी कंफ्यूजिंग थी। उसे हाँ या ना में जवाब देने से पहले कबीर का मकसद जानना जरूरी था, लेकिन कबीर की पर्सनालिटी का रौब ऐसा था कि उससे सीधे तो कुछ पूछ ही नहीं सकती थी। इसलिए वो यूं ही खामोश खड़ी रह गई, जबकि कबीर ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए पलटकर उसकी तरफ देखा। लैला की आंखों में तैरते बेयकीनी के बादल ने उसे सब समझा दिया था। कबीर ने गहरी सांस ली और लैला की आंखों में गौर से देखते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा है ना कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इंसानों को खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम बिना किसी खौफ के मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। कबीर ने ये बातें कुछ इस तरह कही कि लैला की हंसी छूट गई। उसने नजरें झुकाए हुए धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं रिहर्सल रूम में हूं तब तक, कहकर वो वहां से चली गई। जैसे ही कबीर के शॉट्स कंप्लीट हुए, उसने स्पॉट बॉय के हाथों लैला को साथ चलने की खबर भिजवाई। लैला जैसे ही कबीर के पास आई थी, कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो चले? लैला ने धीरे से हामी भरते हुए सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे पार्किंग की तरफ चल दी, जबकि कुछ दूर बैठा हुआ सुजॉय उन दोनों को ही देख रहा था और उन्हें यूं साथ जाता देखकर वो एक बार फिर से सिर से लेकर पैर तक सुलग चुका था। अच्छा, तो राहुल के साथ रातें गुजारने के बाद अब कबीर सर का नंबर आया है। इतनी मासूम बनी फिरती है ये लड़की भी, लेकिन हरकतें बता देती हैं कि किस टाइप की लड़की है। चलो ये भी मान लिया कि ये इंडस्ट्री की पहली ऐसी लड़की नहीं है जो अपने मतलब के लिए फिल्म से जुड़े किसी आदमी के आगे पीछे कर रही है, लेकिन दूसरी लड़कियां कम से कम इस तरह भोलेपन का नाटक तो नहीं करती जितना कि इसने खुद को भोली बना रखा है। सुजॉय ना जाने कैसे लैला के ख्यालों में बहे जा रहा था। तभी ये सोचते हुए सुजॉय को ध्यान आया कि वो एक बार फिर से उसे बेवजह सोच रहा है, और ये ख्याल आते ही उसने खुद को डांटते हुए कहा, तुम्हें ऑलरेडी बहुत काम है सुजॉय, इस फालतू सी लड़की के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। और फिर वो मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में चला आया। इधर कुछ ही देर में लैला कबीर के साथ उसके घर में थी। हालांकि कबीर ने इतने अच्छे से कन्विंस करके उसे अपने घर में आने के लिए कहा था, इसलिए लैला को ज्यादा सोचने का टाइम भी नहीं मिला था। लेकिन अब यहाँ आकर न जाने क्यों लैला की धड़कन कुछ तेज सी हो गई थी। कबीर का घर किसी पुराने राजा का आलीशान महल जैसा था। लैला ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी लैला की नजर वहां पहले से मौजूद अश्विन पर गई। तभी कबीर ने भी उसे देखा और बोला, हेलो अश्विन, क्या खबर है? अश्विन लैला को कबीर के साथ देखकर कुछ चौंक सा गया, फिर एकदम से खड़े होते हुए बोला, सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, मगर एक लेडी आई हुई है,
कह रही है कि आपसे ही बात करनी है। ये सुनते ही कबीर ने वहीं सोफे पर बैठते हुए लैला को भी बैठने का इशारा किया और फिर अश्विन से बोला, ठीक है, उन्हें बुला लो। अश्विन सिर हिलाकर हामी भरता हुआ वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। लैला ने ड्राइंग हॉल की ग्लास वॉल से ही देखा कि वहां बाहर एक बड़े से शेड में कोई एक औरत बैठी हुई थी। तब तक कबीर ने लैला से कहा, सॉरी मिस लैला, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लैला ने जल्दी से कहा, नो सर, बस मुझे पता चल जाता कि हम यहाँ क्यों आए हैं तो शायद मेरे लिए कुछ बेहतर होता। ये सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ देर शांत रहो, बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। कहते हुए उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया, जहां वो शेड में बैठी हुई औरत अश्विन के साथ खड़ी थी। उसने जैसे ही कबीर को देखा, उसके पास आकर एकदम से पैरों में गिरती हुई बोली, के साहब, मेरे पति को बचा लो साहब, वो पुलिस वाले उसे मार देंगे। कबीर ने अपने पैर पीछे किए और उस औरत को कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, ये सब ठीक नहीं है और रोना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। औरत कबीर की बात सुनकर उठकर बैठ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, साहब, मैं मानती कि मेरा पति एक नंबर का दारूबाज है, लेकिन वो कितना भी नशे में रहे, आज तक उसने मेरे पर हाथ भी नहीं उठाया। और पुलिस वाले कहते हैं कि 3 दिन पहले मेरे पति ने किसी को पुलिया के नीचे मार फेंका। साहब, वो आदमी किसी का मर्डर कैसे कर सकता है जिसने नशे में कभी एक मक्खी भी नहीं मारी हो। परसों रात पुलिस वाले आकर उसे उठाकर ले गए और कहने लगे कि तेरे पति ने किसी का खून कर दिया है, जबकि 3 दिन पहले तो हम परिवार के साथ अपनी बहन के यहाँ गए हुए थे। कहकर उस औरत ने सुबकते हुए अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी और फिर आगे कहा, मैं परसों से बहुत परेशान हूँ साहब, मैं गरीब कहाँ से थाने कचहरी के चक्कर पूरे करूंगी, बस अब आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ साहब। कबीर पूरी बात सुनकर अश्विन की तरफ देखकर उस औरत से बोला, कोई बात नहीं अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मेरा आदमी पुलिस से बात कर लेगा, वो छोड़ देंगे तुम्हारे मर्द को, ठीक है? ये सुनकर उस औरत के रुआंसे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई। हो साहब, मुझे पता था कि कोई और मेरी अर्जी सुने न सुने, के साहब जरूर सुनेंगे। भगवान आपको लंबी उम्र दे साहब, खूब खुशियां दे। वो औरत ढेरों दुआएं देती हुई अश्विन के इशारे पर बाहर चली गई। तब कबीर ने अश्विन से कहा, क्या अश्विन, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कम से कम औरतों को रोक कर तो मत रखा करो। इस मैटर को तो तुम अपने तय भी देख सकते थे ना, और जब भी इस तरह का कोई भी केस हो तुरंत एक्शन ले लिया करो, क्योंकि जिंदगी में अगर तरक्की चाहिए तो उसका रास्ता गरीबों की दुआओं से होकर जाता है। अश्विन पूरी बात सुनकर नजरें झुकाए हुए कुछ शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी सर, आगे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, अब जाओ, मैं अपनी स्टडी में हूं, जब तक मैं ना कहूं तब तक डिस्टर्ब मत करना। कहकर उसने सोफे पे पड़ा अपना वेस्ट कोट उठाया और लैला से कहा, आओ मिस लैला, अब बताता हूं कि मैं तुम्हें यहां लेकर क्यों आया। कहकर वो वहीं हॉल से सटे कमरे की तरफ बढ़ गया। लैला उसके पीछे पीछे चलते हुए जब उस कमरे तक पहुंची तो हैरान रह गई। ये कमरा कबीर का स्टडी रूम था, जहां दीवारों की जगह पर सिर्फ किताबें ही किताबें थीं। लैला हैरत से घूम घूम कर चारों तरफ देखने लगी और उसके मुंह से बरबस निकला, इतनी सारी किताबें, कौन से सब्जेक्ट की है ये किताबें? ये सब आपकी है? कबीर ने उसके इस मासूम से सवाल पर हंसते हुए उसे देखा और वहीं लगी एक बड़ी सी टेबल के पीछे रखी चेयर पर बैठता हुआ बोला, इतने सारे सवाल एक साथ? वैसे यहाँ हर सब्जेक्ट्स की किताबें हैं, और जब ये मेरे घर में है तो ये मेरी ही होंगी ना, मैं इसे कहीं से चुरा कर क्यों लाऊंगा? कबीर के इस जवाब पर लैला के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। तब कबीर ने आगे कहा, अब आते हैं तुम्हारे मेन क्वेश्चन पर कि हम यहां क्यों आए हैं। तो उसका जवाब ये है। कहकर कबीर ने एक मोटी सी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। लैला ने उसे देखा तो पाया कि वो और कुछ नहीं,
उनकी पिक्चर की स्क्रिप्ट की कॉपी थी। फाइल के पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दुनिया दुश्मन प्यार की। कबीर ने आगे कहा, सो बेसिकली हम यहां इसलिए आए हैं ताकि तुम मेरे साथ बिल्कुल फ्री होकर रिहर्सल कर सको। कबीर की बात सुनकर लैला के चेहरे पर एक सुकून सा बिखर गया था, वरना इतनी देर से उसे न जाने कौन कौन से बुरे ख्याल आते जा रहे थे। लैला के चेहरे पर छाया हुआ सुकून कबीर की नजरों से बच नहीं सका था। उसने लैला का चेहरा गौर से देखते हुए कहा, देखो मिस लैला, मुझे इस बात का अच्छे से एहसास है कि ये तुम्हारी पहली फिल्म है और पहली फिल्म में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम किसी को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अपना काम खूब अच्छे से करो, जिससे कि मुझे भी आसानी हो। तो इसीलिए मैं इसमें से कुछ पोर्शन छांट कर देता हूं। अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, तो हम साथ में ही उस सीन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि हल्के फुल्के डायलॉग तुम आसानी से डिलीवर कर लोगी। लैला ने धीरे से हामी भरी और कबीर वो फाइल लिए उसमें से कुछ पन्ने छांटने लगा। फिर थोड़ी ही देर में उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये 1 से 50 तक के सीन हैं, तुम इन्हीं में से प्रैक्टिस करो, तब तक मैं कुछ काम निपटा लूं। कहकर वो वहां से निकल गया। अब लैला स्टडी रूम में अकेली थी। उसने कबीर के बारे में सोचते हुए ही रिहर्सल शुरू कर दी। लगभग 1.5 घंटे बाद जब कबीर वापस आया तो उसे इस तरह डायलॉग बोलते देखकर उसे काफी खुशी हुई। कबीर ने उन पन्नों में से एक पेज निकाला और लैला से बोला, आई होप कि इतनी देर में तुमने काफी कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा, तो चलो कुछ टेस्ट करके देखते हैं। कहते हुए उसने वो पन्ना लैला की तरफ बढ़ा दिया। ये वाले डायलॉग मुझे इमोशंस के साथ डिलीवर करके दिखाओ। लैला ने वो पेज हाथ में लिया और वो डायलॉग उस पन्ने से ही देखते हुए 8-10 बार रिपीट किया। अब तक उसकी डायलॉग डिलीवरी में काफी फ्लो आ चुका था। तभी अचानक से कबीर ने उसके हाथ से वो पेपर उचक कर पलटते हुए उसे टेबल पर रख दिया और फिर लैला की हिरणी सी आंखों में झांकता हुआ बोला, अब जो भी देखकर पढ़ा है उसे मेरी आंखों में देखकर बोलो। ये सुनकर लैला ने कबीर की आंखों में देखा। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था, समंदर सी गहराई, गरीबों के दर्द पर मचल जाने वाले एक बेहद खूबसूरत दिल का अक्स और जैसे पूरा जहान। लैला ने आज से पहले कभी इतनी बोलती हुई आंखें नहीं देखी थी, या शायद आज से पहले उसने किसी की आंखों में इतने गौर से देखा ही नहीं था। कबीर ने उसे यूं खुद को घूरता पाकर उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, शुरू करें? लैला जैसे किसी ख्वाब से जागते हुए जल्दी से हाँ बोली और खुद को तैयार करने लगी। फिर कबीर के सामने खड़ी होती हुई बोलना शुरू कर दिया, मुझे इन बातों में मत उलझाओ कुमार। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा मन इस रिश्ते को लेकर क्या कहता है। मैं बस इतना जानती हूं कि मेरी और तुम्हारी जिंदगी काफी अलग है। तुम बचपन से रूही के साथ रहे हो, यहां तक कि तुम्हारे हर जानने वाले को पता है कि तुम रूही से ही शादी भी करोगे। अब ऐसे में मैं क्यों किसी की राह में रोड़े अटकाऊं? इसलिए मुझे जाने दो कुमार। ये डायलॉग दोहराते हुए वो एक टक कबीर की आंखों में देख रही थी। यहां तक कि लगातार बिना पलके झपकाए देखने से लैला की आंखें झिलमिला गई थी। उधर जब तक वो डायलॉग बोलती रही, खुद कबीर भी उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पाया था। लैला के थरथराते होठों से निकलने वाला हर एक लफ्ज जैसे कबीर के दिल को भेद रहा था। वो एक दर्द जो हमेशा लैला की आंखों में मौजूद रहता था, आज उसके लहजे में भी उतर आया था। और ठीक उसी पल न जाने कबीर को क्या हुआ, उसने एकदम से अपने और लैला के बीच की 2 कदम की दूरी एक झटके में तय की और लैला का चेहरा थामकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।